को हम एक पुराना गोडाउन देख पाते हैं जहाँ पर प्रबंजन नाम का एक शख्स कोकेन से भरे कट्टों में एक ट्रांसमीटर छिपा देता है और फिर उन कट्टों को किसी कंटेनर में छिपाकर अपने 2 हायर ऑफिसर्स को कॉल करता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। जिसके बाद एंट्री होती है करण। सर यहाँ पर करण को इस तरीके से दिखाया गया है कि ही इज अ हैप्पी गो लकी पर्सन जो कि हर वक्त शराब और गांजे के नशे में धुत रहता है और इसी तरह एक दिन यूं ही नशे में उसकी गाड़ी कहीं टकरा जाती है। तभी कुछ ब्लैक मास्क वाले लोग आकर उसे किडनैप कर लेते हैं, जिसके बाद उसे चेयर से बांधकर उसके सीने में चाकू उतार दिया जाता है। हालांकि इस वक्त वहाँ पर पुलिस स्क्वाड भी पहुंचने वाली थी, मगर उससे पहले ही उन गुंडों ने वहाँ पर एक बॉम्ब रख दिया था, जिसके एक्सप्लोजन में करण की वहीं पर डेथ हो जाती है और उसकी सिर्फ टांग ही बचती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है पुलिस डिपार्टमेंट में और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि इन्हीं ब्लैक मास्क वाले लोगों ने कुछ ही दिन पहले प्रबंजन नाम के शख्स जो कि पुलिस डिपार्टमेंट में था और साथ ही स्टीफन राज वो भी पुलिस डिपार्टमेंट में था, उन्हें ये कहकर मार दिया कि ये मर्डर नहीं एक स्टेटमेंट है अगेंस्ट ऑफ सिस्टम। और फिर तीसरी बारी थी करण की जो कि एक नॉर्मल सिविलियन था। हालांकि पुलिस वालों ने उस पूरी ब्लैक स्क्वाड को पकड़ने की काफी कोशिश करी, मगर वो सभी इतने चालाक थे कि अपने पीछे कोई भी सबूत नहीं छोड़ते थे। जहाँ पर जोसेफ जो कि इनका हाई चीफ था वो कहता है कि इस काम को सिर्फ एक खास पुलिस ऑफिसर ही अंजाम दे सकता है जिसका नाम है अमर। जोसेफ अमर को इस केस की सारी डिटेल्स बताने लगता है कि अभी तक टोटल 3 कत्ल हो चुके हैं, पूरे शहर के अंदर डर का माहौल छा रखा है। हालांकि पहले जो 2 लोग मरे वो पुलिस डिपार्टमेंट से थे और तीसरा जो था वो नॉर्मल पर्सन था, तो आखिर उन गुंडों का इस तीसरे पर्सन से क्या लेना देना था, इसकी अभी छानबीन करो। जहाँ पर अमर का कहना था कि इस काम को मेरी खुद की टीम लीड करेगी, हम कहकर अमर अपनी टीम के साथ वहाँ से निकल जाता है। अब अगर अमर की बात करी जाए तो ये एक अंडरकवर एजेंट होता है और इसी तरीके से इसकी टीम के लोग भी अंडरकवर एजेंट ही रहते हैं, जिनका ना तो कोई आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट और ना ही ड्राइविंग लाइसेंस रहता है। यानी कि इस दुनिया में एग्जिस्टेंस का कोई वजूद ही नहीं। यानी कि अगर किसी काम में पकड़े भी जाएं तो इनकी एक्चुअल आइडेंटिटी रिवील ना हो। इन लोगों का सिर्फ एक ही मोटो था, ना ही कभी किसी से प्यार करो और ना ही किसी को अपनी असलियत बताओ। मगर फिर भी अमर को गायत्री नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है और ये दोनों 2 हफ्तों में शादी करने का डिसाइड करते हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान अमर को ये पता चलता है कि प्रबंजन ने करण को कुछ टाइम पहले एज ए फादर अडॉप्ट किया था। इस बात की जांच पड़ताल करने के लिए अमर एक जर्नलिस्ट बनकर प्रबंजन के घर पहुंचता है और वहां पर 2 लाख कैश देकर प्रबंजन की बीवी को पूछने लगता है कि आखिर आपके पति की डेथ कैसे हुई और साथ ही रुपए जो कि मैंने कुछ टाइम पहले करण से लिए थे, उन्होंने बुरे वक्त में मेरी मदद करी थी, इसलिए आज मैं उनके पैसे उन्हें वापस लौटाने के लिए आया। यहाँ प्रबंजन की वाइफ अमर को बताने लगती है कि जब से उनकी डेथ हुई करण ने काफी नशा करना शुरू कर दिया, आए दिन शराब पीकर घर लौटना, यहाँ तक कि एक बार तो वो मेरे रूम में आ चुके थे। आखिर अच्छा ही हुआ कि वो मर गए। उन्हें पता था कि मेरे बच्चे को तेज आवाज से प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी जोर जोर से दरवाजे खोलना, किसी भी चीज का ध्यान नहीं रखना, अपने मनपसंद की जिंदगी जीना और ड्रग्स लेना भी शुरू कर दिया था। जिसके बाद और जांच पड़ताल के लिए अमर करण के ड्राइवर के पास पहुंचता है तो ड्राइवर बताता है कि हाँ, करण साहब तो हर वक्त बस दारू के नशे में धुत रहते थे, लेकिन हाँ गोल्फ खेलने जाते थे, वहाँ भी कोने में एक पेड़ के नीचे बैठकर गांजा फूकते रहते थे। इन सभी बातों में अमर को कुछ झोल लग रहा था, इसी वजह से वो उनके घर में रात को घुस जाता है और जाकर अमर का ड्रॉर चेक करने लगता है, जिसके अंदर से उसे ड्रग्स की कुछ थैलियां मिलती है और फोरेंसिक में चेक करवाने पर उसे ये पता चलता है कि ये तो थैलेक्ट्रम नोवो ग्रेनिटेंस है। वेल, इस नाम को पढ़ने में मुझे काफी प्रॉब्लम हुई। एक्चुअली इस थैलेक्ट्रम नोवो ग्रेनिटेंस का मतलब होता है रो कोकेन सब्सटेंस, जिसके 5 ग्राम से 5 किलो कोकेन बनाया जा सकता था। जिसके बाद अमर और उसकी टीम ये पता लगाती है कि जिस दिन इस रो कोकेन सब्सटेंस का वो बड़ा कंटेनर गायब हुआ, उसी दिन इन दोनों पुलिस वालों की डेथ हुई थी। अभी सारे अंडरकवर एजेंट मिलकर इस ड्रग सप्लायर को ढूंढने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर इन्हें एक चंदन नाम के शख्स का पता चलता है। इसकी पीठ पर टैटूज बने थे और एक दिन एक पुलिस वाले ने जब इसे पकड़कर थाने ले जाने की कोशिश करी तो चंदन ने वही रॉ सब्सटेंस खाकर अपनी पावर बढ़ा ली और उस टेम्पो को वहीं पर गिर दिया। अगर चंदन की बात करी जाए तो इसकी खुद की कोई औलाद नहीं थी, लेकिन इसकी 3 बीवियां थी। वहीं पर इसका परिवार भी काफी बड़ा था, जिनमें करीब 70 से ज्यादा लोग रहते थे। सोसाइटी के लिए चंदन एक डॉक्टर था, मगर तो उसे डॉक्टरेट का डी भी नहीं आता था। वो हर किसी क्लाइंट को उल्टी सीधी दवाई ही दे देता था। मगर इन सभी बातों के पीछे इसका छुपा कारोबार था। इसके घर के नीचे एक लैब थी, जहाँ पर वो इस रॉ सब्सटेंस से एक्चुअल कोकेन बनाता था और उसी में से कुछ पावर कैप्सूल्स खुद के लिए भी बनाता था। यहाँ अमर अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए एक जिम में पहुंचता है, जहाँ का ओनर उसे बताता है कि हाँ, करण हर बार इस जिम में आया करता था और साथ ही करण की एक और गंदी आदत थी, ब्रॉथल जाने की। ब्रॉथल यानी कि वेश्याओं का कोठा। अमर कहीं अपनी इन्वेस्टिगेशन में कमी न छोड़ दे, इसलिए वो ब्रॉथल भी पहुंच जाता है और उस लड़की के पास जाता है जिसके पास अक्सर करके करण आया करता था। जहाँ पर वो लड़की बताती है कि करण तो सिर्फ हैंडकफ से मेरे हाथ बांध देता था और मुझसे ऊ आ की आवाज निकालने के लिए कहता था और बाहर खिड़की से निकल जाता था, जिसके बाद 1 घंटे बाद आता था। अमर पूछता है कि वो तुम्हारे साथ कुछ करता नहीं था, तो वो लड़की कहती है कि नहीं, वो हर बार बस आते थे, मुझे बस हथकड़ी लगाते थे और सिर्फ चिल्लाने के लिए कहते थे। हालांकि मेरे रेगुलर कस्टमर थे। अमर सोचता है कि आखिर वो 1 घंटे तक खिड़की के बाहर करते क्या थे, इसलिए वो उस खिड़की से बाहर निकलकर जांच पड़ताल करता है तो उसे खिड़की के बाहर एक ट्रांसमीटर मिलता है। जब इस ट्रांसमीटर को फोरेंसिक लैब में लेकर आया जाता है तो वहाँ के लोग बताते हैं कि इस ट्रांसमीटर को
पुराने एजेंट्स यूज किया करते थे। वहीं दूसरी तरफ अमर की टीम चंदन के ग्रुप से एक बंदे को पकड़ लेते हैं और सच पूछने के लिए उस पर नार्कोटिक्स का यूज होता है। उससे बार बार पूछा जाता है कि आखिर वो मास्क वाले लोग कौन है, मगर वो बंदा बताता है कि मास्क वाले लोग कौन है उनके बारे में से नहीं पता। मगर रिसेंटली चंदन का एक बहुत बड़ा ट्रक मिस हो गया जिसमें वो बता रहा था कि काफी महंगा कोकेन वाला माल था। यहाँ पर अमर को एक और खबर पता कि उन ब्लैक मास्क वाले गुंडों ने जिस स्टीफन राज को मारा उसका कॉन्टेक्ट रुद्र प्रताप और वीरा से था और उन दोनों के साथ में उसकी मीटिंग थी। लेकिन अब जैसा कि स्टीफन राज नहीं रहा तो अब रुद्र प्रताप और वीरा आपस में मीटिंग करेंगे। मीटिंग का दिन था शुक्रवार और इस दिन रुद्र प्रताप की बेटी की शादी थी, इसीलिए वो वीरा से मिलने खुद नहीं आता, सिर्फ अपने लोगों को भेज देता है। यहाँ अमर का मानना था कि अगर मुखौटे वाले को पकड़ना है तो खुद भी मुखौटा पहनना पड़ेगा, इसीलिए वो चुपके से वीरा की मीटिंग में पहुंच जाते हैं क्योंकि उन्हें पक्का शक था कि ब्लैक मास्क वाले गुंडे यहाँ पर भी आकर वीरा को जान से जरूर मारेंगे क्योंकि इनका ड्रग्स केस में कोई तो लेना देना है। और तब ऐसा हो ही जाता है क्योंकि उनका ध्यान भटकाकर वहाँ पर ब्लैक कमांडोज पहुंचकर, मगर इतने में ही यहाँ पर अमर पहुंच जाता है और कहता है कि एक बार तेरा मास्क निकाल और फिर मेरा सामना कर। जहाँ पर हम व्यूअर्स को ये रिवील होता है कि वो ब्लैक कमांडो और कोई नहीं बल्कि करण खुद होता है और एक वीडियो मैसेज देकर अपने सारे दुश्मनों को ये चेतावनी देता है कि तुम सब लोग अब मेरे हाथों नहीं बचोगे। अब यहाँ पर धीरे धीरे इस मूवी के पत्ते खुलने स्टार्ट होते हैं क्योंकि जिस वक्त प्रबंधन ने 2 ऑफिसर्स को कॉल किया था उनमें से एक था जोसेफ जो कि इन्हीं के साथ मिला हुआ था, वहीं दूसरा शख्स था विजय जो कि भी पुलिस कस्टडी में था। लैब में चंदन अपने ड्रग्स को बनाने का काम कर रहा था, तभी उसके पास रोलेक्स के किसी बंदे का कॉल आता है और वो उससे पूछता है कि मेरा माल कहाँ पर है। बेसिकली यहाँ पर वो शख्स उस बड़े कंटेनर की बात कर रहा था जिसके अंदर कोकेन का रॉ सब्सटेंस था। तो चंदन कहता है कि वो जल्द ही मिल जाएगा, आप टेंशन मत लो। यानी कि इस पूरे ड्रग माफिया में सिर्फ चंदन, जोसेफ और उसकी बाकी की टीम नहीं बल्कि उसके ऊपर रोलेक्स भी था। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे और यहाँ पर अमर अपने पूरे डिपार्टमेंट को बताता है कि आज से 40 साल पहले 1981 में गवर्नमेंट ने ब्लैक स्क्वाड नाम की टीम को फॉर्म किया जिसका लीडर था विक्रम और जिस शख्स को मैंने कल देखा वो करण था जिसे कि इन 3 लोगों में मार दिया गया था, मगर इतने टाइम से वो अपनी असलियत छिपा रहा था। वो यहीं पर था, हमारे बीच जिंदा था और चुन चुन के ड्रग माफिया को पकड़कर मार रहा है। तो जोसेफ कहता है कि अगर तुम्हें इतनी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है तो जाकर उसे पकड़ क्यों नहीं लेते। वेल अब क्योंकि अमर को उन लोगों का एक्चुअल मकसद पता चल चुका था कि वो बुरे नहीं बल्कि अच्छे हैं और इस सोसाइटी के लिए भला काम कर रहे हैं, इसलिए अमर जोसेफ को कहता है कि तुमने मुझे काम किया था सिर्फ करण के बारे में पता लगाने के लिए, मैंने यहाँ पर मेरा काम कर दिया कि आखिर करण कौन है, उसे पकड़ने का काम मेरा नहीं तुम्हारा है, तो यहाँ से मेरी छुट्टी और अब मैं अपने काम से निकल रहा हूँ। जोसेफ उसे धमकाता है, कहता है कि मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जितना जल्दी हो सके विक्रम को पकड़कर मेरे पास लेकर आ। इन बातों से अमर को ये बात समझ में आ जाती है कि वो जरूर इन्हीं ड्रग माफिया के लोगों से मिला हुआ है। यहाँ विक्रम और उसकी टीम उनके ही जेल में घुसकर विजय को वहाँ से निकलवा देते हैं, जबकि दूसरी तरफ अमर ने पुलिस डिपार्टमेंट को छोड़ते वक्त उन्हीं के इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से 200 किलो RDX निकाल लिया था और जाकर फिट कर दिया था चंदन की लैब में क्योंकि सारा सब्सटेंस वहीं से ही बनाया जाता था। जोसेफ सीधा चंदन को कॉल लगाता है और बताता है कि तुम्हारी लैब में करीब 200 किलो से ज्यादा RDX लगा दिया है, किसी भी वक्त धमाका हो सकता है, इसलिए जितना जल्दी हो सके वहाँ से निकलो। चंदन तो यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ रहता था, इसलिए वो हर एक शख्स को बड़ी बारीकी से और हर चीज की सावधानी से घर के बाहर ले आता है, मगर फिर भी उसका एक शख्स घर के अंदर ही था और वो फ्लश की चेन खींच देता है और उस चेन से ही वहाँ पर एक जोरदार का धमाका होता है जिससे चंदन का घर और उसके नीचे बनी लैब दोनों पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं। इस बात से तो चंदन को बहुत गुस्सा आता है और वो सीधा जोसेफ के पास पहुंचता है। तो जोसेफ उसे बताता है कि तेरी इस लैब को खत्म करने के पीछे 2 लोगों का हाथ है, एक है विक्रम जो कि प्रबंधन का बाप है, उसका पोता और उसकी बहू इसी शहर में रहते हैं, वहीं पर दूसरा शख्स है अमर जिसकी वाइफ का पता हमें लग चुका है। ये बात सुनकर तो चंदन अपने गुंडे इन दोनों तरफ भेज देता है, जहाँ पर विक्रम उस कॉल को सुन रहा था जो कि प्रबंधन ने विजय को किया था। उसे तड़पा तड़पा कर मारा जा रहा था, हर कोई इससे ड्रग्स के बारे में पूछ रहा था, मगर प्रबंधन किसी को भी उस ड्रग्स की लोकेशन नहीं बताता। जिसके बाद जोर जबरदस्ती से पूछने के लिए चंदन वहाँ पर आता है और उसके गले में उस बड़ी हथकड़ी समेत एक जोरदार मुक्का मार देता है, जिसकी वजह से प्रबंधन की वहीं पर डेथ हो जाती है। इस पूरे कांड में कई बड़े पुलिस ऑफिसर्स, जोसेफ और साथ ही चंदन शामिल था, इसीलिए इस ब्लैक स्क्वाड ने इन सभी को अपना निशाना बनाया। यहाँ सीन शिफ्ट होता है चंदन की तरफ जिसने की गायत्री को अपने कब्जे में ले लिया था और वो अमर से अपने घर और लैब के तबाह हो जाने का बदला लेना चाहता था, मगर जब तक अमर अपनी बीवी को बचाने के लिए पार्किंग में पहुंचता तब तक चंदन अपना काम कर चुका था। उसने गायत्री का सर धड़ से अलग कर दिया था। वहीं चंदन के गुंडे अब करण के घर पे भी पहुंच चुके थे उसके पोते और बहू को मारने के लिए। देख पाते हैं कि उसके घर में उसकी काम करने वाली बाई जो की थी एजेंट टीना, जिसे खुद करण ने अपॉइंट करके उस घर में रखा था, वो एक एक करके उन सभी गुंडों को पेलती जाती है। वेल ये सीन इस मूवी का वन ऑफ द बेस्ट सीन था, जहाँ पर उस अकेली बंदी ने कम से कम 35 बंदों को लपेट दिया। मालकिन को सुरक्षित रखने के लिए उसके घर में एक छोटा सेफ था, इसलिए वो उसे उसमें जाने के लिए कहती है और सीधा विक्रम को कॉल लगा देती है
मगर जब तक विक्रम आता तब तक एजेंट टीना की जान जा चुकी थी। लेकिन किस्मत से उसका पोता जिंदा था और जैसे ही विक्रम अपने पोते को अपने हाथ में उठाता है कि तभी वहाँ पर चंदन के और गुंडे आकर उस पर हमला कर बैठते हैं। यहाँ सीन शिफ्ट होता है अमर पर, जो कि अब क्रोध की ज्वाला में आकर सबसे पहले जोसेफ को अपना शिकार बनाता है। वहीं दूसरी तरफ करण उस ट्रैकर को ऑन कर देता है जो कि उस कोकेन के कंटेनर में लगा था। चंदन के लोग तो करण को मारने के लिए एक लोकेशन पर आए होते हैं, मगर उन्हें क्या पता था कि करण खुद उन्हें यहाँ तक उस ट्रैकर की मदद से लेकर आया है। और फिर आता है इस मूवी का एक और वन ऑफ द बेस्ट सीन, जहाँ पर एक बड़ी सी तोप से करण वहाँ पर मौजूदा दर्जनों गाड़ियों को उड़ा देता है। मगर इन्हीं धमाकों के आवाज में उसके पोते की हार्ट बीट्स डाउन हो जाती है, उसकी नर्व्स चलना बंद हो जाती है और वो एक तरीके से मर चुका होता है। तभी करण अपने पोते को अमर को देता है और कहता है कि जितना जल्दी हो सके इसे पास के हॉस्पिटल में लेकर जाओ। मगर अमर अपनी बेस्ट फ्रेंड जो कि एक डॉक्टर थी उसे कॉल करके उसे सीपीआर देने की कोशिश करता है। मगर इतने में ही काफी सारे गुंडे आ चुके थे, तो उन सभी को सबक सिखाने के लिए करण एक कंटेनर में मौजूद ब्राउनी गन को उनके ऊपर शूट करना स्टार्ट कर देता है। और फिर बारी आती है कहानी के विलन चंदन की, जिसे कि करण अपने हाथ में जंजीरें बांध बांध कर मारता है। और फाइनली खूब कुटाई धुलाई के बाद में चंदन पहुंच जाता है नरक के रास्ते। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। अब यहाँ पर आता है इस मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन, जिसमें एंट्री होती है नेक्स्ट कहानी के विलन रोलेक्स की, जो कि अपनी पूरी टीम को बुलाकर अपने चोरी हुए कंटेनर्स के बारे में पूछता है। अब यहाँ पर इस बात को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 लोगों के बारे में जिक्र होने वाला है। नंबर 1 बताया जाता है कि चेन्नई में ड्रग्स गायब होने की वजह अमर नाम का बंदा था। वहीं दूसरे नंबर पर यह बताया जाता है कि त्रिचिपल्ली में ड्रग्स गायब होने की वजह दिल्ली नाम का शख्स था, यानी कि कैदी मूवी वाला। और तीसरा बंदा बताता है रोलेक्स का जो ड्रग्स चोरी हुआ था उसकी वजह थी विक्रम। तो यहाँ पर रोलेक्स अपने सभी लोगों को कहता है कि जो भी मुझे इन तीनों का सर ला कर देगा मैं उसे लाइफ टाइम सेटलमेंट दूंगा। ये सुनकर हर कोई इन तीनों की मौत के लिए निकल पड़ता है। मगर उस भीड़ में हम ये देख पाते हैं कि वहाँ पर विक्रम भी मौजूद था, जिसने की रोलेक्स का चेहरा देख लिया था। और इसी के साथ ये शानदार कहानी यहीं पर खत्म होती है।